कांग्रेस ऑफ वियना जो है अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है यूरोपियन वर्ल्ड हिस्ट्री में। और उसका एक कारण ये है कि जब नेपोलियन का रिजीम समाप्त हो गया है, जब नेपोलियन को लोगों ने हरा दिया है, तो उसके बाद नेपोलियन के द्वारा जो केओस पूरा फैलाया गया और जो नेपोलियन के द्वारा बाकी के यूरोप को जीत लिया गया, तो एक कंसर्न डेवलप हुआ कि कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे रिजीम को इस्टेब्लिश करना है जो कि पूरे यूरोप में वॉर वगैरह नहीं करने दे। तो इसके लिए कांग्रेस ऑफ वियना किया गया ताकि एक लॉन्ग लास्टिंग पीस एंड स्टेबिलिटी जो है वो पूरे यूरोप में लाया जा सके। तो इसका जो पर्पस था वो था कि यूरोप में जो है पीस एंड स्टेबिलिटी लाया जा सके। और हमने क्या देखा है कि यूरोप काफ़ी समय से जो था पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देख रहा था, और उसका कारण हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इनलाइटमेंट आइडियाज़ के द्वारा क्या था कि लोग जो है अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे, और नेपोलियन ने पूरे यूरोप को जीतने की कोशिश किया, कई सारे लड़ाई लड़ा। तो इन सब के कारण हम देखते हैं एक जो स्टेबिलिटी थी वो यूरोप की चली गई थी। तो अब जब नेपोलियन हार गया है, तो अब जो बाकी के राजा लोग हैं वो लोग ये सोच रहे हैं कि किस तरह से हम जो है पीस एंड स्टेबिलिटी पूरे यूरोप में ला सकते हैं। तो पोस्ट नेपोलियन फेज का ये पहला इंसिडेंट है, यानी 1814 से 1815 के आसपास ये सारी मीटिंग्स हुई हैं। और इसमें क्या हुआ है, कहने के लिए तो पूरा का पूरा यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम रिप्रेजेंट हुआ है। तो आप इसको अपने आप में सोच सकते हैं, दुनिया का ये फर्स्ट एक तरह से क्या हो गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू डिसाइड कि किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशनशिप मैनेज किया जाए ताकि वर्ल्ड में पीस रहे। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है कि उतने अर्ली फेज में सब लोग एक तरह से क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक इंटरनेशनल रूल स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक पीस आ सके। तो हालांकि कहने के लिए तो इसमें क्या है कि सारे यूरोपियन वर्ल्ड रिप्रेजेंटेड थे, बट जो मेन जो डिसाइडिंग कंट्रीज थी वो लोग थे। एक तो इंग्लैंड था, जिसने भी नेपोलियन को हराने में रोल इंपॉर्टेंट निभाया था वो लोग थे। इंग्लैंड, रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया। प्रूसिया जब भी बोलेंगे तो इसका मतलब आप सोच लो आज का जर्मनी, ठीक है। मतलब हालांकि जर्मनी आज का जो है वो ज़्यादा बड़ा एरिया है देन प्रूसिया, बट प्रूसिया का मतलब है जर्मनी, क्योंकि वही प्रूसिया ही बाद में यूनिफाई करके जर्मनी बनाएगा। तो रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस, इन सब के लोग, इवन फ्रांस को जो कि हारा है उसको भी लोगों ने इंगेज किया। हम देखेंगे डिटेल में तो हमको पता चलेगा कि इन सब लोगों ने मिल के ये लोग मेन डिसाइड कर रहे थे। और जो इसमें लीडर था, जो इन सब का जो आप सोच सकते हो मेन जो पर्सन है इस पूरे कांग्रेस ऑफ वियना का, वो ऑस्ट्रियन प्रिंस, ऑस्ट्रिया का फॉरेन मिनिस्टर था उस वक्त, वो ऑस्ट्रियन प्रिंस मैटरनिच था। यही मैटरनिच है जिसने कि क्या बोला था कि अगर फ्रांस छींकता भी है तो पूरे वर्ल्ड को सर्दी लग जाती है। तो प्रिंस मैटरनिच था। अगर हमको आउटकम समझना है इस कांग्रेस ऑफ वियना का, तो हमको जो माइंडसेट है मैटरनिच का वो समझना पड़ेगा। तो मैटरनिच जो है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियल्स हैं, जो इनलाइटनमेंट के आइडियल्स हैं, उसको बहुत ज़्यादा हेट करता था। तो मैटरनिच डिस्ट्रस्टेड द डेमोक्रेटिक आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो वो अरिस्टोक्रेसी फैमिली से आ रहा है, तो ही एनी वे वुड नॉट बी कंफर्टेबल विद द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़। और हम देखेंगे कि इवन इटली के यूनिफिकेशन में, जर्मनी के यूनिफिकेशन में भी जो है वो एक सबसे मेजर ऑब्स्टेकल था। और वो क्या कर रहा था, बार बार जो भी इस तरह के रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट चलते थे उनको सप्रेस करता था। वो क्या करता था, जो भी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, जो स्टूडेंट का ग्रुप है जो कि नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे, उन सब के अगेंस्ट था वो। और वो उन सबको हाईली क्रिटिसाइज करता था, उनको सप्रेस करने के लिए वो पूरा फोर्स लगा देता था, ठीक है। तो और उसका ये मानना था कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था इनलाइटनमेंट पीरियड से पहले। राजा था, पीस था, स्टेबिलिटी था, एक कल्चर था, एक ट्रेडिशन था।
कहीं ना कहीं इनलाइटमेंट ने आके लोगों का दिमाग खराब कर दिया है, और इनलाइटमेंट आइडियाज़ के कारण जगह जगह पॉलिटिकल केओस हो रहा है। आप देख लो फ्रांस को क्या कचरा बना रखा है, ठीक है। और इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है कि यहाँ पर पूरा का पूरा केओस इन्होंने फैला रखा है, और उस केओस का कारण है ये जो अथॉरिटी को चैलेंज करने की एबिलिटी है। तो हम उस सेंस में देखते हैं मैटरनिच को, जो कि हाईली डिटेस्ट करता है किसी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को, जो डिटेस्ट करता है इनलाइटमेंट आइडियाज़ को, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को। वो बिलीव करता है कि जो मोनार्की है वही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वो जो एरिस्टोक्रेसी है वो सबसे अच्छे तरीके से जानती है कि किस तरह से रूल करना है। तो जो आदमी इस तरह के माइंडसेट के साथ होगा, ठीक है ना, तो वो किस तरह के रूल्स या उसका विश क्या होगा, उसके हिसाब से आउटकम जो है कांग्रेस ऑफ वियना का आया है। तो वो इनलाइटमेंट आइडियाज़ को पूरे यूरोपियन केओस के लिए ब्लेम करता था। उसके जो मेन आइडियाज़ हैं जिसके बेस पर उसने कांग्रेस ऑफ वियना को रिजॉल्व किया, पहला उसका आइडिया था कि फ्रांस ने बहुत केओस मचा रखा है, तो ज़रूरी है कि फ्यूचर में फ्रांस जो है एग्रेसिव नहीं बने, फ्रांस फ्रांस जो है स्ट्रांग नहीं बने। इसके लिए ज़रूरी है कि फ्रांस के एग्रेशन को कंटेन करने के लिए फ्रांस को चारों बगल स्ट्रांग कंट्रीज से घेरना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है? फ्रांस सराउंडेड बाय स्ट्रांग किंगडम्स। लेकिन एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, वो ये पूरा पर्पस क्या है? पीस एंड स्टेबिलिटी का। तो उसका ये भी है कि बैलेंस ऑफ पावर भी मेंटेन होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पावर का क्या मतलब है? कोई एग्रेसर नहीं बने और कोई डोसाइल नहीं बने, किसी को हराना इतना आसान नहीं हो कि लोग उसके ऊपर चढ़ के बैठे, और कोई इतना बड़ा भी नहीं बन जाए कि वो सब पे दादागिरी करे। तो एक बैलेंस ऑफ पावर भी गोल है इसका। तो जहाँ की गोल ये था कि फ्रांस को जो है चारों बगल से घेरा जाए स्ट्रॉन्ग किंगडम से, कभी गोल ये नहीं रहा कि फ्रांस को जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दिया जाए। क्योंकि अगर कमज़ोर बनाएंगे तो एक ना एक वॉर का सीड हम छोड़ देंगे। दूसरा, फ्रेंच लोग रिजेंट करेंगे, और जब ये लोग रिजेंट करेंगे तो फिर से इंस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि फिर से लड़ाई होगी। तो जहाँ की फ्रांस को लिमिट किया गया, वहीं फ्रांस को एकदम वीक या उसकी सारी टेरिटरी या उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया, इस किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक मैटरनिच का ये पहला थॉट था। उसका ये बिलीफ था कि अगर हमको पीस लाना है तो हमको ओल्ड वेज में जाना पड़ेगा, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी रॉयल फैमिलीज को नेपोलियन ने रिप्लेस किया है उन सबको रिस्टोर किया जाए। तो रिस्टोरिंग द ओल्ड अरिस्टोक्रेसी, पूरे अरिस्टोक्रेसी को वापस लाए, क्योंकि उसका ये स्ट्रांगली मानना था कि अरिस्टोक्रेसी ही लॉन्ग टर्म पीस दे सकता है, और जब तक इनलाइटमेंट आइडियाज आएगा तब तक क्योस रहेगा। तो रिस्टोरिंग ये भी उसका एक प्रमुख गोल था। जैसा कि हम देखेंगे कि नेपोलियन जब हटा तो नेपोलियन के बाद क्या हो गया, लुई 16 के टाइम में रिवॉल्यूशन हुआ था, तो लुई 16 के भाई को लुई 17 बनाकर इन लोगों ने गद्दी पर बिठा दिया फ्रांस के। तो जो भी जहाँ भी था वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया कि वापस से क्या किया, अरिस्टोक्रेसी को, पुरानी अरिस्टोक्रेसी को रिस्टोर किया, और उनका ये मानना था कि इससे पूरे यूरोप में पीस आएगा। क्योंकि अरिस्टोक्रेसी मतलब राजा ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है कैसे हैंडल करना, और इसीलिए पुराने सिस्टम पर जाने की ज़रूरत है। इसके बाद तीसरा उसका प्रिंसिपल था कि जिन लोगों ने नेपोलियन का साथ दिया है या फ्रांस का साथ दिया है, एज ए रीपेमेंट दे शुड बी पनिश्ड, और जो लोग जो है फ्रांस या नेपोलियन के अगेंस्ट लड़ें दे शुड बी रिवॉर्डेड।
नेपोलियन से अलायंस के बेस पे आप जो है उनको रिवॉर्ड करो या पनिश करो। तो हम देखेंगे कि कई सारे लोग, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड को कुछ पार्ट मिला है, इंग्लैंड का मतलब जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ा है, प्रूसिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, ऑस्ट्रिया को फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंस बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलता है, जो कि वो भी मेटरनिच का आइडिया था। तो ये 3 सेंट्रल पॉइंट्स था जिसके अराउंड जो है मेटरनिच ने ये नेगोशिएशन कंक्लूड किया है। तो ये हो गया मेटरनिच और उसके थिंकिंग प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि इसका आउटकम या सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर हम सिग्निफिकेंस देखना शुरू करें तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है वो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक तरह से इट वाज विक्ट्री फॉर कंजर्वेटिव्स, इट वाज विक्ट्री फॉर एरिस्टोक्रेसी। क्यों? क्योंकि ओल्ड एरिस्टोक्रेसी रिस्टोर हुई है, पुराने आइडियल्स रिवाइव किए गए हैं, इनलाइटमेंट आइडियाज़ को दबाया गया है। तो जो रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? विन फॉर कंजर्वेटिव्स। इसी विन फॉर कंजर्वेटिव से हम ये भी देखते हैं कि इसके बाद के पीरियड में थोड़ा बहुत जो है वापस से रिवाइवल और थोड़ा सा रिलीजियस एस्पेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि एक होली अलायंस किया है रशिया ने और ऑस्ट्रिया ने और प्रशिया ने। तो इन लोगों के अलायंस को होली अलायंस करते हैं, जिसमें कि उन लोगों ने प्लेज किया कि हम लोग जो है अपने आप का रिलेशन, जो एक दूसरे का जो रिलेशन है वो जो है क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स पे रखेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है। एक और चीज़ था कि इस एग्रीमेंट के बाद लोगों ने ये भी एग्री किया बैलेंस ऑफ पावर और पीस मेंटेन करने के लिए कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो जो ये होली अलायंस है हम देखते हैं कि एक तरह से ये क्या कर रहा है, रिलीजियस सेंटिमेंट के रिवाइवल को भी हिंट कर रहा है, एट द सेम टाइम जो पीस लाने की बात है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात है इन द केस ऑफ क्राइसिस या जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होगा, तो ये भी हमको आउटकम है इसका। तो हमने क्या किया, होली अलायंस, तो रिवाइवल ऑफ रिलीजन एज वेल एज कमिंग टू हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ क्राइसिस, ये भी हमको देखने को मिलता है। और तीसरा जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे लोग मिल के किए एंड एक्चुअली दे इट लेड टू पीस। ठीक है। और ये एक लगभग 40 साल का लास्टिंग पीस दिया है और ये पीस जो है फाइनली ब्रेक होता है जब ब्रिटेन और फ्रांस रसिया के साथ क्रीमियन वॉर में लड़ते हैं। ठीक है। तो इट गेव लास्टिंग पीस। ठीक है। तो लगभग 40 साल के लिए पीस देता है, जहाँ की फाइनली जो है लोग क्रीमियन वॉर में रशिया के अगेंस्ट में इंग्लैंड और फ्रांस लड़ाई करते हैं। तो ये सारे तो हम एक तरह से देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव चेंजेज हैं जो कांग्रेस ऑफ वियना के थ्रू आए हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जो एक बार आइडियाज बाहर आ गया, या व्हेन द टाइम फॉर एन आइडिया हैज़ कम नोबडी कैन स्टॉप इट टू मैनिफेस्ट। बिल्कुल उसी तरह से जब इनलाइटमेंट आइडियाज़ एक बार फैल चुका है, पूरे यूरोपियन लोग अवेयर हो चुके हैं, तो फिर से वापस ओल्ड टाइम में जाना जहाँ की एब्सोल्यूट मोनार्की है, जहाँ की रिलीजन डोमिनेंट है, वो तो पॉसिबल था ही नहीं, वो तो नेचुरल भी नहीं था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि ये सारे जो चेंजेज आए हैं इसके अगेंस्ट इंटरनली क्या होता रहेगा, मूवमेंट होता रहेगा। तो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो इंटेलिजेंसिया है सोसाइटी की, वो इन आइडियाज़ को अब फैलाएंगे। फॉर एग्जांपल इटली में कार्बोनेयर्स थे, वो फैला रहे थे। तो लोग जो हैं वो क्या करेंगे कि इंटरनली जो है रिवॉल्यूशन के लिए वो लोग ग्राउंड तैयार करते रहेंगे, ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो इसके साथ साथ जो एक चीज़ का रेस्पेक्ट इस पूरे एग्रीमेंट ने नहीं किया था वो था नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म पूरे यूरोप में फैल रहा था नेपोलियन के आने के बाद से, और जो वो आइडियाज़ फैल रहे थे वहाँ लोग डिमांड कर रहे थे नेशनैलिटी के बेस पे। किंग की मोनार्की जो एरिया जीता उसके बेस पे था, वो नेशनैलिटी के बेस पे नहीं था, वो एथनिसिटी के बेस पे नहीं था, वो रिलीजन के बेस पे नहीं था, वो सिंपल पावर के
डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे था, तो राजा जहाँ तक जीत गया वो राजा का हो गया। ठीक है, तो ये आर्बिट्रेरी जो रूल था वो कहीं ना कहीं नेशनल सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। एक लोगों के बीच अवेयरनेस आ रही थी कि वी शुड बी सेल्फ गवर्न, वी शुड बी सेल्फ रूल। तो ये जो था उसके अगेंस्ट जो था ये एरिस्टोक्रेसी का रिस्टोरेशन था, और नेशनलिज्म का आइडिया पूरे यूरोप में छा रहा था। तो जो हम देखेंगे फॉर एग्जांपल इटली का यूनिफिकेशन या जर्मनी का यूनिफिकेशन, तो हम देखेंगे कि दैट एक्चुअली लेड टू क्राइसिस, और ये सारा सिस्टम जो कांग्रेस ऑफ वियना के थोड़ा इस्टेब्लिश किया गया था उसको आउट रूट कर दिया गया है। लोगों का डिज़ायर है इटालियन लोगों का कि हम सब एक जगह रहें, बट कुछ पार्ट को ऑस्ट्रिया कब्जा किए हुए हैं, कुछ पार्ट को जो है पैपल स्टेट कब्जा किए, तो सब अलग अलग अपने हिसाब से कब्जा किए हुए हैं। तो ये जो है नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है। एक नेशनलिस्टिक फीलिंग जो एक साथ रहने की है और सेल्फ रूल करने की है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। और कांग्रेस ऑफ वियना का सबसे बड़ा फेल्योर था कि इट डिड नॉट नेशनलिज्म। इसके कारण क्या होगा, जहाँ की बाहर से एक लास्टिंग पीस है, एक राजा दूसरे राजा पे तो लड़ाई नहीं कर रहा है, बट इंटरनली जो है वो सारे बॉयल कर रहे हैं, इंटरनली कई सारे रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, और इंटरनली लोग जो है नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे हैं। इंटरनली जो है एक तरह से क्या हो रहा है, स्टेट को वो लोग चैलेंज कर रहे हैं, कई सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ बन रहे हैं। ठीक है, तो जो कि बाहर से पीसफुल दिख रहा है वो अंदर से उतना ही टर्बुलेंट है, क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल चेंज की डिमांड हो रही है। ठीक है, तो दिस ऑल लेड टू फेल्योर ऑफ फाइनली कांग्रेस ऑफ वियना, या मतलब ठीक है जो है ये शॉर्ट कमिंग था कि नेशनलिज्म को रेस्पेक्ट नहीं करना। इसके कारण इंटरनली जो है कंट्रीज में रिवॉल्यूशन होते रहा, हालांकि वो लोग बाहर से लड़ाई नहीं कर रहे थे, इंटरनेशनली पीसफुल है, बट इंटरनली बॉयल कर रहा है सिचुएशन। इंटरनली जो है आने वाले फ्यूचर के लिए एक नेशनलिस्टिक सिस्टम के लिए, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए बेस तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग कह सकते हैं कांग्रेस ऑफ वियना के इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस या इवेंट्स हैं जिसका रिजल्ट हमको देखने को मिलता है कांग्रेस ऑफ वियना के कारण।